हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिफोर डाइविंग इनटू द एक्चुअल सॉल्यूशन टू द टेस्ट, एक बार हम इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ड अपॉन द ट्रेंड्स ऑफ लास्ट 5 years 89 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। और अगर ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलेगा कि यार इन एवरी एग्ज़ाम यू विल फाइंड 2 to 3 क्वेश्चंस। तो आप अगर एग्ज़ाम में जाते हो और वहाँ पर आप देखते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड सेल्स, किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मेजरिंग डिवाइसेस, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब चीज़ें जो आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। ऑल रेजिस्टेंसेज शोन इन द सर्किट आर 2 ohm ईच, द करंट इन द रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड ईज। तो ये सर्किट देखते हैं पहले, और पूछा है डी और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसके अंदर करंट कितना होगा, यानी इस रेजिस्टेंस के अंदर आपको करंट बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है बेटा कि जो वोल्टेज एट सी एंड वोल्टेज एट ई बराबर रहेगा, सी पर और ई पर वोल्टेज बराबर रहेगा ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द सर्किट, है ना। क्योंकि हर एक जो रेजिस्टेंस है वो 2 ohms का है। तो आप इसको देखोगे तो सी और ई पर वोल्टेज बराबर है। तो अगर सी और ई पर वोल्टेज बराबर है तो जो रजिस्टर ए और बी के बीच में जुड़ा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। तो वो ए बी के बीच में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी हम उसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो उसको सर्किट से रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे पास खाली नीचे वाला सर्किट बचेगा, है ना। तो अगर हम उसको ड्रॉ करें तो हमें दिखेगा यार कि एक बैटरी जुड़ी हुई है 10 volts की, और उसके अक्रॉस कुछ कुछ रजिस्टर हैं और उसके साथ ही ये डी और ई के बीच में रेजिस्टेंस है ये वाला है, और इधर एक नीचे रेजिस्टेंस है ये वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी सर्किट है बट दे आर ऑल्सो इन, वो इसके साथ एक्स्ट्रा सर्किट्स हैं, पर बैटरी के साथ एक ही सर्किट भी है। यहाँ पे 2 ohm का रेजिस्टेंस ये, 2 ohm का रेजिस्टेंस ये। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 4 ohms का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और 10 volt की बैटरी है। तो करंट इन द सर्किट क्या आ जाएगा, 10/2 + 2, है ना। सीरीज़ में थे तो 4 हो जाएगा। तो करंट इज इक्वल टू 10/4 यानी कि 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर आपका जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हो जाएगा आई। तो अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द करंट इन द रेजिस्टेंस डी। तो डी से ई के बीच में रेजिस्टेंस है उसके बीच में करंट कितना है, 2.5 एम्पियर का। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 cells of same EMF E have different internal resistances R1 and R2. They are connected in series with an external resistance capital R, and the potential difference across the first cell is found to be 0. Therefore the external resistance R must be, ठीक है। तो एक बार सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ बच्चों आपको कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। ये जुड़ा हुआ है 2 सेल्स से, जिसके ये जो 2 सेल हैं वो आपके सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक का R1 है, दूसरे का R2 है, ठीक है जी। एक का पोटेंशियल EMF बोल देते हैं EMF E1, दूसरे का EMF E2 बोल देते हैं, ठीक है। अब करंट इन द सर्किट की अगर मैं बात करूँगा तो मुझे पता चलेगा वो क्या आएगा भाई, दोनों सेल आपके सीरीज़ में है तो आपका EMF क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा E1 + E2, ठीक है जी। और दोनों का EMF हालांकि E दे रखा है तो मैं क्या करता हूँ E ही सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, E1 E2 की बजाय वैल्यू रख लेते हैं E + E, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस क्या आएगा, तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर इन सीरीज़, तो नीचे का जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी R + R1 + R2, ठीक है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज़ फाउंड टू बी 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल को अगर मैं V1 बोल दूँ तो V1 किसके बराबर आएगा बच्चे, V1 विल बी इक्वल टू टोटल EMF E माइनस EMF प्रोवाइडेड बाय सेल 1, ठीक है, जो E के बराबर है, माइनस करंट थ्रू द सर्किट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 1 जो कि R1 है, ठीक है। तो E - R1। अब करंट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ ऊपर, तो मैं करंट की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कैपिटल E - 2E डिवाइडेड बाय R + R1 + R2 इंटू R1, ठीक है। ये क्या है, ये 0 के बराबर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने इसको 0 सब्सटीट्यूट कर लिया। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलता है E = 2E इंटू R1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R + R1 + R2, ठीक है बच्चे। तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो फिर मुझे मिलेगा R + R1 + R2
इज इक्वल टू 2R1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2R माइनस R1, तो R1 बच जाएगा और माइनस R2, तो जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है वो किसके बराबर आ गया, R1 माइनस R2 के बराबर आ गया। तो यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फिर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन ए आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 रजिस्टर्स आर joined in parallel whose equivalent resistance is 6.5 ohm. One of the resistance gets broken and the effective resistance becomes 2 ohm. तो दो रेजिस्टेंस थे पैरेलल में जुड़े थे, एक ये मान लो ऐसे था, दूसरा इसके साथ पैरेलल में। अब इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे दिया कितना, 6/5 ओम। अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है, मान लो मैं बोल दूँ यार R1 है और R2 है, तो अगर R2 ब्रेक कर जाता है तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए मार्क कर दिया, पॉइंट बी मार्क कर दिया। पॉइंट ए एंड बी के बीच में अगर R1 ब्रेक कर जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, R2। और R2 ब्रेक कर गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर, R1। तो मैं लिख लेता हूँ कि यार इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ये होता है। दिस इज इक्वल टू 6/5 क्वेश्चन में दिया है। अगर इनमें से एक ब्रेक कर जाए, मान लो मैं बोल देता हूँ कि यार मेरा जो ब्रेक कर गया वो R2 ब्रेक कर गया है ना, R2 ब्रेक कर जाए तो क्या हो जाएगा, फिर ए और बी के बीच में सर्किट हो जाएगा, वो कैसा होगा, उनके बीच में खाली R1 बचेगा। और R1 बचेगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या बचेगा, 2 ओम्स। तो मुझे इनडायरेक्टली वैल्यू दे दी R1 की, R1 इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2 ही फाइंड आउट करना है। जो रेजिस्टेंस टूटा था यानी जो ब्रोकन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, R1 की जगह 2 ओम्स रख दूंगा, तो 2R2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस R2 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 10R2 इज इक्वल टू 12 प्लस 6R2। ठीक है बच्चे, तो अब इधर ले आऊँगा इसको, तो 4R2 बिकम्स इक्वल्स टू 12 और R2 इज इक्वल टू 3। तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो मेरा ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। ऑप्शन डी, जो रेजिस्टेंस टूटा था यानी R2 ब्रेक हुआ था तो वो कितना है, 3 ओम्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ टॉर्च bulb is rated at 4.5 watt and 1.5 volt is connected as shown. The EMF of the cell needed to make the bulb glow at its full intensity. तो फुल इंटेंसिटी पे बल्ब ग्लो कब करेगा, जब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि रेटेड पावर के बराबर पावर कंज्यूम करेगा। तो फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करना चाहिए, देखो करंट क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू P/V। तो पावर आपका 4.5 दे रखा है और वोल्टेज कितना है रेटेड 1.5। तो 3 एम्पियर का करंट जब इस बल्ब के थ्रू फ्लो करेगा तो ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर ग्लो कर रहेगा। ठीक है, अब ये 3 एम्पियर आ गया बच्चों, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर बल्ब को 1.5 मिलेगा वोल्ट्स तो 1 ओम के रेजिस्टेंस को भी 1.5 वोल्ट्स ही मिलेगा। तो 1.5 वोल्ट्स पर 1 एम्पियर के 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो इसको बोल दिया I डैश, ये कितना आएगा, दैट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर का तो 1 ओम के थ्रू और 3 एम्पियर का बल्ब के थ्रू। तो टोटल करंट जो I नेट की वैल्यू आएगी दैट इज सप्लाइड बाय द बैटरी बिकम्स 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 एम्पियर का करंट देना पड़ेगा बैटरी को। और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन एज 2.67 ओम। ठीक है जी, अब मुझे EMF फाइंड आउट करना है। वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज़ 1.5 वोल्ट। तो अब देखो EMF का फॉर्मूला मुझे पता है यार, क्या होता है EMF का, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस और I इज़ द करंट थ्रू द बैटरी एंड R इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो EMF किसके बराबर आएगा, 1.5 वोल्ट की बैटरी है प्लस करंट कितना है सर्किट में 4.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन एज 2.67। ये 2.67 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 2.67 सब्सटीट्यूट कर लूँगा। तो फिर मुझे EMF मिलेगा कितना, 13.5 वोल्ट का EMF मिलेगा जो बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट 3 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब एंड द बल्ब इज ग्लोइंग एट इट्स फुल इंटेंसिटी। ठीक है, तो फिर ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ 24 सेल ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज टू बी कनेक्टेड इन ऑर्डर टू सेंड द मैक्सिमम करंट थ्रू 12 ओम का रजिस्टर।
द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेल विल बी। ठीक है, तो बच्चों देखो, जब ऐसा सेल का जो अरेंजमेंट होता है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको कि मैक्सिमम करंट अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो कराना है तो उसके केस में क्या होता है, जो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर बाई एम। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर है बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, एन इज़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेल एंड एम इज़ द नंबर ऑफ सेल इन वन रो। ठीक है, एक रो में कितने सेल, तो देखो टोटल नंबर ऑफ सेल दे रखे 24, तो नंबर ऑफ रोज इंटू सेल्स इन वन रो यानी एन इंटू एम की वैल्यू दे दी 24, राइट। और बाकी कैपिटल आर गिवन है 12 ओम, ये किसके बराबर है, एन इंटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल 2 है, और एम। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बच्चे 2n इज इक्वल टू 12m, यानी कि n इज इक्वल टू 6m, और दूसरी इक्वेशन है n इंटू एम इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो n की वैल्यू मैं रख देता हूँ बच्चों यहाँ पे 6m, तो 6m इंटू एम इज इक्वल टू 24, यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 2। तो मुझे क्या मिला यहाँ से कि यहाँ से मिला नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो 2 हो गया, और कितने वो हो गए, कितने आपको चाहिए, कितने रोज चाहिए, सॉरी कितने सेल इन वन रो आ जाएंगे फिर, n इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो आपके 12 आ गए। ठीक है, तो 12 आ गए सेल्स और नंबर ऑफ रोज आ गई 2, तो नंबर ऑफ रोज बिकम्स 2 एंड नंबर ऑफ सेल्स इज 12, तो 12 सेल्स इन वन रो गिव्स अस द मैक्सिमम करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ सेल्स 12 होने चाहिए और नंबर ऑफ रोज 2, तो 2 रोज ऑफ 12 सेल्स ईच इन पैरेलल। तो ऐसा आपका अरेंजमेंट होगा, तब बाहर वाले सेल से आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ पर n क्या था बच्चे, शायद मैंने उल्टा आपको बता दिया शुरुआत में ना सॉल्व करते टाइम, तो एक बार इसको मेंशन कर देते, आप भूलोगे नहीं। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, और m क्या है बच्चे, m है आपका नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़, कितने रो होंगे और कितने सेल होंगे, n होंगे। ठीक है, तो आपका फिर नंबर ऑफ रोज़ आ गया 2 और नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ EMF 24 वोल्ट फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे बैटरी दे दी, इस बैटरी के 2 टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम ग्रुपिंग करेंगे। देखो ये 8 और 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में है। ठीक है, उसके बाद 10 ओम का एंड 15 ओम का ये भी पैरेलल में है। पहले सबसे पहला स्टेप है 8 एंड 8 को सॉल्व करते हैं, फिर 10 एंड 15 को सॉल्व करते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो 8 और 8 पैरेलल में आएंगे तो क्या आएगा बच्चे, 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, तो यहाँ से जो r आएगा वो आ जाएगा 8/2 यानी कि 4 ओम्स। ठीक है, सिमिलरली 10 और 15 को सॉल्व करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 6 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 8 को सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 10 और 15 को सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका सर्किट कुछ ऐसा होगा, 6 एंड 4 इन सीरीज़ और लेफ्ट में भी 6 एंड 4 इन सीरीज़। तो इनको 6 एंड 4 को तो सीधा ऐड करना है, तो 10 ओम्स, 6 और 4 को ऐड करोगे तो ये वाला 10 ओम। ठीक है, फिर आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन गया, 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। तो 10 और 10 पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10, और उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 5 ओम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी बिकम्स 1/r इक्विवेलेंट की क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, तो r इक्विवेलेंट बिकम्स 10/2, तो 5 ओम्स। 5 ओम्स इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो हमारा ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द रीडिंग इन द एमीटर इज। तो एमीटर में क्या रीडिंग आएगी बच्चों, एमीटर में रीडिंग आएगी I1 प्लस I2, 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 प्लस I2 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखते हैं। तो एक तो ऊपर सर्किट बन रहा है ये वाला, और एक सर्किट बन रहा है नीचे वाली बैटरी के साथ। तो ऊपर वाले बैटरी में करंट कितना की वजह से कितना करंट आएगा, देखो 2 ओम्स एंड 2 ओम्स आर इन सीरीज, और वोल्टेज 2 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 4 ओम, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, तो अब 0.5। सिमिलरली I2 भी क्या आ जाएगा, I2 बिकम्स 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.5, तो I1 प्लस I2 क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज 1 एम्पियर, थ्रू द एमीटर इज 1 एम्पियर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ। ठीक है, तो डायमीटर हाफ कर दिया गया तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं बोलता हूँ डी डैश, यानी कि डायमीटर आफ्टर मॉडिफिकेशन इज d/2। तो एरिया क्या बोले, एरिया ए डैश विल बिकम π/4 इंटू डी डैश का स्क्वायर, यानी कि d/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका π/4 इंटू d²/4। तो एरिया बिकम्स, ये ए डैश क्या हो गया, ए डैश इज a/4, एरिया बिकम्स 1/4, है ना। तो इनिशियल एरिया था उसका 1/4 हो गया। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम तो कंजर्व्ड रहेगा, है ना, वायर मटेरियल एल्यूमिनियम का वॉल्यूम कंजर्व्ड रहेगा। तो क्या बोलेंगे, लेंथ बिकम्स, देखो a इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। तो यहाँ से क्या बचेगा, एल डैश जो आएगा बच्चे वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। और हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस था और बाद में R डैश निकालोगे तो रो L/A डैश। तो ये किसके बराबर जाएगा, रो L डैश कितना है 4 टाइम्स ऑफ L और A डैश कितना है A/4। तो ये आपका आ जाएगा 16 रो L/A। तो मतलब जो आपका रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इज 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब डायमीटर को आपने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस बिकम 16 टाइम्स, है ना। अगर एरिया को हाफ करते तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाता, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। तो क्योंकि अभी डायमीटर को क्या था तो 16 टाइम्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर व्हेन द वेरिएबल रजिस्टर आर बिकम्स। ठीक है यार, वेरिएबल रजिस्टर के साथ आप कुछ भी करते रहो, बट एक चीज़ देखो कि 2 ओम का रजिस्टर है, उसके अक्रॉस आपने एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया है, यानी आपने इसको शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कर दिया मतलब आपने एक ईजियर पाथ दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू फ्लो करेंगे, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस 0 है और 2 ओम के अक्रॉस कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो क्या बोलें, करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टेंस इज 0 एम्पियर्स। कुछ भी हो जाए, आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को 0 रख लो, मैक्सिमम कर दो, कुछ भी कर दो, 2 ओम के अक्रॉस 0 करंट फ्लो करेगा, बिकॉज अ कंडक्टिंग वायर इज जंप्ड अक्रॉस दिस 2 ओम का रजिस्टर, है ना। तो उसको शॉर्ट कर दिया तो 0 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चे। A copper wire of length 60 centimeter and cross-sectional area 10 to the power minus 7 meter square carries a current of 1.6 ampere. How long will an electron take to drift from one end of the wire to the other? Assume that there are 10 to the power 29 free electrons per meter cube in copper. ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है और करंट की वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ से यार आपको एक फॉर्मूला पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को एक फॉर्मूला रिलेट करता है, क्या होता है, Vd इज इक्वल टू I अपॉन NEA। ठीक है, यहाँ पे N क्या है, कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स का, E इज़ द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, A इज़ द एरिया। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले करंट इज गिवन एज 1.6 डिवाइडेड बाय N इज़ गिवन एज 10 to the power 29 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू एरिया इज़ गिवन एज 10 to the power minus 7। तो यहाँ से आपको यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मिलेगा Vd, वो उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है ना, देखो 1.6 तो 1.6 से कट जाएगा, तो आपको 10 to the power minus 19 एंड -7 ये जुड़ेंगे 10 to the power minus 26 और नीचे 10 to the power 3 आ रहा है, तो ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड आपकी जो वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा। तो t इज इक्वल टू लेंथ दैट हैज़ टू बी सरकमपास्ड, कितना लेंथ था वायर का 60 सेंटीमीटर, तो 0.6 मीटर लेंथ को कवर करना है 10 to the power -3 वेलोसिटी से। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यार 600 सेकेंड्स। तो ये किसके बराबर हो गया, 10 मिनट्स के बराबर। तो 10 मिनट्स का टाइम लगेगा टू ड्रिफ्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अनदर एंड। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज व्हेन अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज हीटेड ड्यू टू करंट। तो क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से कौन सी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं होती। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आएगा, ऑप्शन ए देखते हैं। यार देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है कोलिजन बिटवीन द जो इलेक्ट्रॉन है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उनका मीन फ्री जो पाथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो कोलिजन के बीच में इंटरवल होता है टाइम, है ना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज। सिमिलरली रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी भी आपका चेंज होने वाला है।
रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो खाली क्या चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर चेंज होने से, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स। तो बेटा इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी की बात हो रही है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस रेजिस्टेंस बी एक्स, है ना। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको एक्स मान लूँ, तो फिर देखो हम क्या देखेंगे यार, कि ये अब येलो सर्कल मैंने येलो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 2x के बराबर हो जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को x मान लूँ, तो आप देखो कि उससे सामने वाले सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो गए, है ना, और 2 टाइम्स हो गए इन्फिनिटी तक। तो फिर बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2x। तो फिर अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं इसका, तो कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा डायग्राम। पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, पॉइंट ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो मैंने x माना, तो फिर जो बच गया जो अभी येलो कलर के रेक्टेंगल के बीच में, दैट इज़ 2x। तो फिर क्या क्या बच जाएगा, एक रेजिस्टेंस r, दूसरा r और एक 2x, राइट। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और फिर उसको x के बराबर रख देते हैं, है ना। तो बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 2x एंड r इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2x r, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, यानी 2x प्लस r, प्लस इसके साथ सीरीज़ में कुछ है, सीरीज़ में क्या है, r है, दैट शुड बी इक्वेटेड टू x। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमने एज्यूम किया है x के बराबर। तो 2x एंड r का पैरेलल में ये आ गया, प्लस में सीरीज़ में था r, तो ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो कि मैंने एज्यूम कर लिया था x के बराबर, ठीक है। तो अब हमेशा ऐसे रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स में यही किया जाता है। अब मेरा पर्पज़ है, आई हैव टू फाइंड आउट x को फाइंड आउट करना है अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2xr प्लस 2xr प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस r इज इक्वल टू x, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4xr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xr, ठीक है। हाँ सॉरी 2 नहीं, सिर्फ xr आएगा ये, है ना। तो ये आपका प्लस xr, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यार आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3xr माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से x फाइंड आउट करना है ना, तो सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x को क्या लिख सकते हैं यार, x को वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 3r प्लस अंडर रूट, इसमें से जो हमारा ऑप्शन है ना, नेगेटिव ऑप्शन को हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्या आएगा √17r डिवाइडेड बाय 4। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर, आई थिंक ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट इफ द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द सिस्टम। तो करंट जो आई है वो चारों ही केसेस में सेम है, तो मुझे जिसमें ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रहा है, किस में कम हो रहा है, उसके ऑर्डर में अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 को। 1 में करंट आई आया, तो हर एक रजिस्टर सारे रजिस्टर एक जैसे थे, तो क्या हो गया, इसमें I/3 हो जाएगा करंट, इसमें भी I/3 हो जाएगा, इसमें भी I/3 हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड की बात करें तो पावर क्या होती है, I/R, पावर क्या होती है, I²R, राइट। तो इसके फर्स्ट केस में टोटल पावर लिख रहा हूँ, क्या आएगी, I/3 स्क्वायर इंटू R प्लस I/3 स्क्वायर इंटू R प्लस I/3 स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, अच्छा स्मॉल r था तो स्मॉल r ही रख लेते हैं, रजिस्टर स्मॉल r था। तो ये क्या आएगा बच्चों, I²/9 प्लस I²/9 प्लस I²/9 यानी कि 3 इंटू I²/9, तो क्या आएगा I²/3 इंटू R। तो
तो पावर डिसिपेटेड फर्स्ट केस में ही आ गया। सेकंड में क्या आएगा, करंट आई था, रजिस्टर आर थे सभी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर। तो आपको देखो एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि इस केस में जो है मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने वाला है, राइट, क्योंकि सभी रजिस्टर के थ्रू करंट जो है सेम जा रहा है, तो पावर 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर आ गया सेकंड केस में। थर्ड में भी आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाले रजिस्टर में I/2 करंट, इधर I/2 करंट, इधर आई करंट, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगा, I/2 स्क्वायर इंटू आर प्लस I/2 स्क्वायर इंटू आर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कम होने वाला है किससे, 3 आई स्क्वायर आर से। तो मेरा आंसर तो आ चुका है, क्योंकि मुझे पता चला कि सेकंड केस में यानी पावर इन 2, केस नंबर 2 इज़ मैक्सिमम, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में निकाल लिया। फोर्थ में देखो यार कि करंट क्या हो गया, ये आर है, ये रजिस्टर आर है, तो ऊपर वाला 2R हो गया, 2R और नीचे वाला आर। तो अब 2R में से करंट कितना जाएगा 2R में से करंट कितना जाएगा, हाफ ऑफ द करंट पासिंग थ्रू आर। तो नीचे फिर करंट क्या आएगा, यहाँ पे 2/3 आर करंट आ जाए, आई करंट आ जाएगा, और ऊपर I/3 करंट चला जाएगा। तो फिर यहाँ पावर क्या आएगा, I/3 स्क्वायर इंटू आर प्लस I/3 स्क्वायर इंटू आर प्लस 2/3 आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये आपका पावर आएगा। तो आपका जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी P2 इज़ ग्रेटर देन P3 इज़ ग्रेटर देन P4 इज़ ग्रेटर देन P1। तो मिनिमम पावर आपका आया 1 में, मैक्सिमम आया 2 में, और फिर 3 एंड 4 आर अरेंज, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट आपके लिए कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हेयर R0 is the resistance at 0 degree Celsius. The exact temperature coefficient of the resistance at temperature T degree Celsius is. तो यार टेम्परेचर कोफिशेंट क्या होता है, दैट इज़ 1/r इंटू dr/dt। अगर आपको r दे रखा है तो 1/r इंटू dr/dt आपका टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, देखो तो r क्या है, r तो RT के बराबर दे रखा है, और dr/dt क्या होगा, d/dt ऑफ R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड, ठीक है बच्चे। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/RT को तो आप लिखे तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड नीचे, और ऊपर डिफरेंशिएशन लिखना है। तो R0 तो आपका कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, अल्फा टी का अल्फ़ा और बीटा टी स्क्वायर का 2 बीटा इंटू 3। तो ये आपका आया। फिर इसको सॉल्व करते तो R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 बीटा टी डिवाइडेड बाय R0 का, तो 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अभी कौन सा आंसर मैच करेगा, आई थिंक ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द अबव सर्किट, है ना, इस सर्किट डायग्राम में करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो इनमें से देखो आप हर एक 3 रेजिस्टेंस दिया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। लेकिन आप ध्यान से देखोगे सर्किट को तो आपको पता चलेगा कि ये 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हर एक केस में 0 है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 होगा तो करंट क्या होगा, करंट आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। तो आप देखो यार, यहाँ पॉइंट ए और बी बोल देता हूँ। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल रहेगा वही पॉइंट बी पर पोटेंशियल है ना। पॉइंट देखो सिमिट्री, बैटरीज ठीक उसी तरीके से जुड़ी हुई है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये 2 वोल्ट का बैटरी इस 2 वोल्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। ये 2 वोल्ट ये इस 2 वोल्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये जितनी बैटरी जुड़ी हुई है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है। तो नेट पोटेंशियल इन द सर्किट इज़ 0। तो आप इन्हीं तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0 है। तो आप करंट क्या बोलोगे, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज़ 0। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव एंड ऑल द 4 रेजिस्टेंसेज आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कि चारों जो है आपके रेजिस्टेंस वो सेम ऑर्डर के रहेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का ऑर्डर रहेगा, तो मोर सेंसिटिव रहेगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। ओके, अ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो क्या उसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। तो आप इसको ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन डी देखते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक बात है ना। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होता है, किरचॉफ करंट लॉ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ सेकंड लॉ जो है यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर तो बी आ गया। बट अब देखो, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सेल को और गैल्वेनोमीटर को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए तो नल पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। गलत बात है, ये नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो ड्रॉ करके एक बार आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, अब इसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर लगा है सेल, ठीक है। अगर इनको आप रिप्लेस भी कर दोगे तो भी जो आप रेशियो कैलकुलेट करते हो P/Q=R/S, वो सेम रहने वाला है बेटा, है ना, वो सेम ही रहेगा। तो आपका ड्यू टू एक्स इनको चेंज करने से पोटेंशियल डिवाइस को और गैल्वेनोमीटर को, तो आपका जो नल पॉइंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हमारी गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी, फॉल्स स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, करंट फ्लोज इन कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। ठीक है। स्टेटमेंट 2, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। तो हमारी दो स्टेटमेंट है। तो हमारा एक ना रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, Vd=μ/E। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना, सही बात है। और अगर करंट फ्लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करती है ना, तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो फिर क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। रिलेशन हमें पता है μ/E होता है, Vd=μ/E। ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट 1 है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। चलो देखेंगे इसको। स्टेटमेंट 2, एट constant potential difference drift velocity is inversely proportional to the length of the conductor। ठीक है। constant potential difference पे drift velocity inversely proportional to the length of the conductor। ठीक है यार, मुझे पता है, देखो पावर इज इक्वल टू VI होता है, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर को, सॉरी पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, तो पावर नहीं, पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है। तो V=IR होता है, ये मुझे पता है, राइट। करंट को मैं लिख सकता हूँ बच्चे NEAVD, ठीक है, और इंटू आर को मैं लिख दूँ, आर ही लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, NEAVD इंटू रेजिस्टेंस को हम रख सकते हैं ρL/A, क्योंकि लेंथ के टर्म से मुझे कैलकुलेट करना है ना, कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा। तो NEAVD। अब कांस्टेंट पोटेंशियल रखते हुए, तो V को कांस्टेंट रखते हैं, तो V भी हम कांस्टेंट मानते हैं, तो V=, ये। अब मैं VD के फॉर्म में इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। एरिया से एरिया कैंसिल आउट कर लेते हैं और VD का फॉर्मूला लिखते हैं अब इसके टर्म्स में। तो V पोटेंशियल डिवाइडेड बाय NE ρL। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय NE इंटू रो इंटू L। ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम हाफ। तो सही बात है, फिर ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, राइट। एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक बात है, ये भी दोनों बातें सही है। और स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो क्या होगा, अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर आया बेटा, वो ऑप्शन ए आ गया ना, कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देखते हैं बेटा। तो इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है। तो आप देखो डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से सिमेट्री से, है ना। अगर मैं करंट मार्क कर दूँ इस डायग्राम में, है ना, करंट मार्क हम लोग करते हैं। अगर मैं बोल दूँ इधर I1 करंट जा रहा है, राइट,
ऊपर आपका I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है और इधर I4 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ना सिमिट्री से मुझे पता चलेगा कि यार देखो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जो रहेगा यहाँ पर, जो पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल आपको जो है ऊपर मिलने वाला है, वही पोटेंशियल ऊपर की वजह से नेटवर्क में मिलने वाला है। तो क्या क्या चलेगा पता कि यार I4 जो करंट ऊपर से आया ना, वही करंट इधर रिटर्न कर जाएगा, है ना, वही करंट इधर रिटर्न कर जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे ना इस नेटवर्क को सेपरेट कर सकता हूँ, बिकॉज कि करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें वो आपका इधर I1 ही आएगा और इधर से फिर I2 आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं ऐसे देखूँ ड्यू टू सिमिट्री, तो जो पॉइंट मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया वहाँ से मैं सर्किट को ब्रेक कर सकता हूँ, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा इधर ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे और एक अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसका। तो देखो 1 से निकलेगा एक 1 ओम का रजिस्टर, फिर इधर 1 ओम, फिर एक ऊपर 1 ओम, फिर इस 1 ओम के साथ ये नीचे वाला 1 ओम, और फिर नीचे ये 1 ओम, और इसके साथ साथ एक 1 ओम नीचे, और फिर ये 1 ओम, और मिलकर ये पॉइंट बी पर पहुंच गए, ठीक है। अब मैं इसको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो अब ये हमारे लिए आसान हो गया, हमने सिमिट्री से इसको ब्रेक कर लिया सर्किट को। तो नीचे 1 ओम और 1 ओम ये मिलेंगे, तो आपका सीरीज़ में थे 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम एंड 1 ओम इन पैरेलल कैलकुलेशन करेंगे। 2 ओम एंड 1 ओम इन पैरेलल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 2/3 ओम्स। 2/3 ओम्स इन सीरीज़ विद 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2/3, कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है आपका 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 3 प्लस 2, 8/3 ओम्स। 8/3 ओम्स इन पैरेलल विद 2 ओम्स, तो 8/3 इन पैरेलल विद 2, तो 8/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 2, ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट ए एंड बी के बीच में। तो ये कितना है 16/3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, 14/3, तो आपका आ गया 16/14, यानी कि 8/7 ओम्स। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो हमने सिमेट्री से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। A wire of resistance R is bent in the form of a circle. The resistance between 2 points on the circumference of the wire or at the ends of the diameter is R/4. तो एक कंप्लीट सर्कल जो था, एक पूरा वायर था, उसका कंप्लीट रेजिस्टेंस था R, ठीक है। आपने उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर लिया और डायमीटर के अलोंग 2 अपोजिट पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हो। मान लो ये पॉइंट ए एंड बी मैंने मार्क किए, तो यार आपको ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस R था, तो आधे वायर का क्या हो जाएगा R/2 ऊपर और R/2 नीचे वाले का। अब इसको देखा जाए तो कुछ ऐसा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या हो रहा है कि आपके 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस R/2 का और एक नीचे भी R/2 का। तो अभी ये दोनों R/2 एंड R/2 है इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा R/2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाई R/2 प्लस R/2। तो नीचे तो R आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा R²/4 डिवाइडेड बाई R। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा R/4। तो यहाँ से मुझे पता चला कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की बात करें, द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है जी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 4 सेकेंड। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो 0 से 4 सेकेंड में ही कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है बच्चे। तो चार्ज के बारे में मुझे पता है, चार्ज क्या होता है dq इज इक्वल टू, चार्ज की अगर बात करें तो I इंटू dt होगा, है ना, कि करंट का डिफरेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो टोटल आपको चार्ज मिल जाएगा। अब देखो चार्ज की एक और चीज़ भी होती है यार, अगर आप करंट और टाइम का प्लॉट करो, I इंटू टी का प्लॉट करो, तो एरिया अंडर द कर्व विल ऑल्सो गिव यू टोटल चार्ज। तो अब मेरा करंट क्या था, करंट इनिशियली t=0 पे करंट था 10 एम्पियर, t=4 पे ये करंट हो गया 0 एम्पियर, ठीक है।
तो ये 4 सेकेंड वाले पॉइंट पर और ये 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड से 4 सेकेंड जैसे ही मैं गया तो करंट 10 एम्पियर से लीनियरली डिक्रीज हुआ 0 एम्पियर। तो अब मैं एरिया अंडर द ग्राफ इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बिकॉज इट इज़ ए ट्राइंगल, है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो कितना आएगा 40/2 यानी कि 20 कूलाम्स। 20 कूलाम्स ऑफ द charge will flow through the circuit when the current is decreasing from 10 ampere to 0 ampere in a time interval of 4 seconds and with a linear decrement, है ना। तो 20 coulombs of the charge, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। A galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere current. By connecting it to a 4990 ohm resistance, it can be converted into a voltmeter of range 0.30 volts, ठीक है। इफ कनेक्टेड टू अ 2n/249 ओम रेजिस्टेंस इट बिकम्स अ एमीटर ऑफ रेंज 1.5 एम्पियर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n आपको बताना है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको बतानी है। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे यार, देखो अगर गैल्वेनोमीटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट 0.006 एम्पियर फ्लो कर सकता है। अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन में ही उसकी वैल्यू आपको गिवन है, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये कितना है 4990 ओम्स का रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ दिया गया। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर आपको दे दिया गया है, दैट इज़ 0.006 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस से भी इतना ही फ्लो करेगा करंट, है ना, 0.006 एम्पियर। तो यहाँ से यार आपको वोल्टेज ड्रॉप जो है वो दे दिया कि कितने वोल्ट का आपको गैल्वेनोमीटर मिला है, ये 30 वोल्ट्स है ना, 0 से 30 था तो 30 ले लेते हैं इसको। तो आपको मिलेगा कि 30 वोल्ट्स, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लिखेंगे तो 0.006 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस 4990 इंटू 0.006 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ से मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालूंगा जो जिसकी वैल्यू आपको सॉल्व कर कर मिलने वाली है बेटा 5000 ओम्स, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको 5000 ओम मिल जाएगा। अब क्या किया गया, इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया गया एक एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय अटैचिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। एक शंट रेजिस्टेंस यानी कि छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू कम होती है, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया इन पैरेलल और इसको कन्वर्ट कर दिया एक एमीटर में जिसका रेंज है 0 से 1.5 एम्पियर। तो ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर आर बराबर। तो इसके अंदर मैं बोलूँ कि करंट थ्रू शंट, ठीक है, करंट थ्रू शंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द शंट जो आपको गिवन है, इसको एस बोल देते हैं, इज इक्वल टू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जिसकी वैल्यू आपको पता है 0.006 है इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो अभी निकाला हमने 5000, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं शंट की वैल्यू तो गिवन है 2n/249, तो शंट की वैल्यू ही निकाल सकता हूँ, राइट। और करंट थ्रू दिस शंट इज करंट थ्रू दिस एमीटर इज 1.5। तो अभी मुझे शंट के अक्रॉस करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि IS को मैं लिख सकता हूँ यार कि 1.5 जो मैक्सिमम रेटिंग है माइनस मैक्सिमम पॉसिबल करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर जो कि आपको दिया गया है 0.006, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो S जो भी शंट का रेजिस्टेंस अभी मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ 0.006 इंटू 5000, ठीक है। तो अभी इसको आप सोल्व करोगे तो S की वैल्यू आपकी आएगी, S की वैल्यू अभी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करते टाइम आपका क्या आंसर आएगा 5000 इंटू 0.006 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 0.006। तो इसको सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ 60/1494 और ये किसके बराबर है, दैट शुड बी इक्वल टू 2n/249। अब इसके n के लिए अब आप सोल्व करोगे तो n आपका 5 आ जाएगा। जब आप n के लिए सोल्व करोगे तो n विल कम अप एज 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 फिर n की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 6 रजिस्टर्स आर अरेंज्ड अलोंग एज ऑफ अ पिरामिड एज शोन इन द फिगर। द वैल्यूज
of resistances are mentioned with resistance in the figure. Find the value of n if the effective resistance between A and B is 2 by n. तो A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया 2 by n. अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो क्या करना है यार, बेसिकली आपको A और B के बीच में रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में, ठीक है. अब आप सिमेट्री से देखोगे यार, आप सिमेट्री से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा पॉइंट D और पॉइंट C पर पोटेंशियल सेम है. पॉइंट डी और पॉइंट सी पर पोटेंशियल सेम है. तो मैं ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हटा सकता हूँ. जैसे ही हटेगा आपका सर्किट डायग्राम सिंपल हो जाएगा. ऐसा सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस था वो हट गया. अब देखो आपको ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं. एक रास्ता ये जिसमें 1 ओम रेजिस्टेंस आया और फिर एक दूसरा ओम उसके साथ सीरीज़ में आया, ठीक है. तो सीरीज़ में आगे 2 ओम बन गया. दूसरा रास्ता है ए से गए आप, ए से आप चल कर गए, 1 ओम आया, फिर ये आया 1 ओम, तो 2 ओम का रास्ता ये. और तीसरा रास्ता क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, ये 2 ओम. तो ऐसा लगेगा आपको ए और बी के बीच में 3 2 ओम 2 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं जो कि पैरेलल में है. अब 2 ओम 2 ओम 2 ओम कंबाइंड टुगेदर इन पैरेलल क्या हो जाएगा 2 by 3 ओम्स. तो आपका नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज़ 2 by 3 ओम्स. तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू 3. 3 इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम का. अ फैक्ट्री इज सर्व्ड बाय अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन इन ए सर्किट प्रोवाइडेड बाय अ फ्यूज मार्क्ड 10 एम्पियर. तो फ्यूज़ की रेटिंग 10 एम्पियर दे दी. मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब्स दैट कैन बी टर्न्ड ऑन इज. तो आपको पहले करंट थ्रू 1 लाइट बल्ब निकालना है ना, कि एक लाइट बल्ब कितना करंट लेगा. तो पावर आपको दे दिया, तो पावर क्या होता है VI के बराबर, ठीक है. तो करंट थ्रू ईच बल्ब क्या हो गया, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 220, इतना करंट लगेगा एक बल्ब का, ठीक है. अगर n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं तो n इंटू 100 बाय 220 इतना करंट रहेगा. और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, जो कि फ्यूज़ की रेटिंग है 10 के बराबर. तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ. n इज इक्वल टू 220 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. तो कितना आ गया बच्चे, ये आपका आ गया 22 बल्ब्स है ना. 22 बल्ब आपका जल जाएंगे. अगर इससे ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, ठीक है. तो 22 बल्ब इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है बच्चे. तो इसी के साथ आपका जो डिस्कशन ऑफ द पेपर है वो कंप्लीट होता है. आपको अगर समझ नहीं आते क्वेश्चन कुछ तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है इन द एग्ज़ाम तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट अस ऑन आवर डाउट्स ग्रुप, है ना. डाउट्स ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.